बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वाटसन क्रिक मॉडल। हमने इससे प्रीवियस जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ये इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन किया था। इनहेरिटेंस के बारे में हमने तफसील से पढ़ा था, काफ़ी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। देखिए, जब डीएनए का मॉडल नहीं थे दरियाफ्त हुआ था, जो कुछ टाइम मतलब सदियों पहले, तो मुख्तलिफ जो बायोलॉजिस्ट थे या फिर इनहेरिटेंस इंजीनियर्स थे, उनकी मुख्तलिफ राय थी कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, कोई कहता रहा ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन किसी का भी इतना अथेंटिक नहीं समझ में आया। लेकिन जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल था, वाटसन और क्रिक ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो डीएनए का मॉडल पेश किया, ये इसे अथेंटिक मॉडल माना जाता है। और आज भी इसी का यही मॉडल इसी की डेफिनेशन से याद किया जाता है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इसका मॉडल 100% यही हो, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही नज़र आते हैं कि वाटसन क्रिक मॉडल ही डीएनए का होगा, जैसा वाटसन और क्रिक ने बताया। वाटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का मॉडल पेश किया। देखें, 1953 में 1953 में वाटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के बारे में बताया। क्या बताया डीएनए के बारे में? डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। अगर आपसे भी कोई पूछ ले डीएनए क्या है, तो आप भी यही बताएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड क्या है, हमें मालूम होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीज़ें थी, कितनी चीज़ों का मजमुआ था न्यूक्लियोटाइड? 3 चीज़ों का। यहाँ पोली का लफ्ज़ आ जाता है, देखें, पोली मना मैनी। न्यूक्लियोटाइड मतलब इसमें 3 चीज़ों का ये मजमुआ था, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीज़ें थी? देखें, 3 चीज़ों का मजमुआ था। एक था नाइट्रोजनियस बेस, 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल और फास्फेट ग्रुप। जो 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल था, इसे हम क्या नाम देते थे? इसे हम नाम देते थे राइबोस का। किस चीज़ का नाम देते थे? राइबोस का। लेकिन देखें आप, इसकी अगर एब्रीविएशन पे बात करें हम, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है डीएनए की? डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए, डी का मतलब क्या है? डी ऑक्सी नाम पे गौर करें। डी ऑक्सी निकाल दिया, डी का मतलब निकाल दिया, ऑक्सी किसको? ऑक्सीजन को। देखिए, अभी 5 कार्बन शुगर होंगे जो इसके अंदर डीएनए के अंदर जो इसके जो न्यूक्लियोटाइड की हम बात करें, इसके अंदर जो 3 मतलब चीज़ों का ये मजमुआ होता है, इसके अंदर जो सेकंड नंबर 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो राइबोस होता है। यहाँ पर ये राइबोस इसे हम नहीं कहेंगे, डी ऑक्सी राइबो कहेंगे। क्यों कहेंगे डी ऑक्सी राइबो? देखें, इसमें से राइबोस में से इस 5 कार्बन शुगर में से जो सेकंड नंबर वाला कार्बन होगा, हम अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल का, जो सेकंड नंबर वाला कार्बन होगा उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। सेकंड नंबर कार्बन रिमूव ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो ये राइबोस नहीं कहलाएगा, तो फिर ये डी ऑक्सी राइबो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डी ऑक्सी राइबो। देखें, 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल था, उसमें से हम सेकंड नंबर वाले कार्बन के बॉन्ड में से क्या चीज़ रिमूव कर देंगे? रिमूव ऑक्सीजन कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? डी ऑक्सी राइबो। क्या कहलाएगा? डी ऑक्सी राइबो। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब निकाल दिया, ऑक्सी किसको? ऑक्सीजन को। अब इसलिए हम कहेंगे इसको डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अभी यहाँ पर हम इसको राइबोस नहीं कहेंगे। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल्स होता है उसको राइबोस नहीं कहते, डी ऑक्सी राइबो कहेंगे, क्योंकि इसमें सेकंड नंबर की कार्बन होती है, उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें भी मतलब नाइट्रोजन बेस होती है, 5 कार्बन शुगर वाला हो गया ये, और नंबर 3 आता है फास्फेट ग्रुप। देखें, अगर हम देखें डीएनए के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर जो 4 चीज़ें पाई जाती हैं। वैसे तो
न्यूक्लियोटाइड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड, उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, बहुत सारी नाइट्रोजेनियस बेस पाई जाती हैं। अगर कुछ अभी नाइट्रोजन बेस है, जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर सिर्फ 4 किस्म की नाइट्रोजेनियस बेस पाई जाती है, 4 किस्म की नाइट्रोजेनियस बेस पाई जाती है। लेकिन अगर हम अपनी पूरी बॉडी की बात करें तो बहुत ज़्यादा, हज़ारों लाखों की तादाद में नाइट्रोजेनियस बेस पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि हम तो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हम डीएनए के मुतालिक पहले पढ़ेंगे। देखिए, जो फर्स्ट नंबर पे आती है डीएनए के अंदर नाइट्रोजेनियस बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अब इसका एब्रीविएशन क्या होगा, इसे हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे। देखिए, एडेनिन कैपिटल ए, ग्वानिन कैपिटल जी, साइटोसिन कैपिटल सी, थाइमिन कैपिटल टी। ये बात आपको क्लियर होगी। लेकिन ये तो डीएनए की बात होगी। अगर हम कहेंगे आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह, थाइमिन नहीं होगा, बल्कि थाइमिन की जगह होगा जो यूरासिल, ठीक है, जिसे हम कैपिटल यू के से रिप्रेजेंट करेंगे। देखें, जो राइबोसोम्स होता है, जो आरएनए होगा, आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह बस सिर्फ था, बाकी ये वो सेम होगा ऊपर वाले 3, थाइमिन की जगह यूरासिल होगा, जिसे हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखें, जो डीएनए होता है वो कुछ इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। देखें, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और इसके दरमियान कुछ इस तरीके की सीढ़ियाँ सी बनी होती है, बॉन्डिंग होती है, असल में सीढ़ियाँ नहीं, बॉन्डिंग सी ऐसी बनी होती है। ठीक है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। लेकिन देखें, जो इसकी जो ये चीज़ है, जो बाहर वाली, जो मतलब ये जो बाहर वाले टेढ़े मेढ़े धागे हैं जो बल खाए हुए हैं, इसे हम कहते हैं और फॉस्फेट शुगर। ठीक है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बाहर इस तरीके से मुड़े हुए हैं, ये देखें, एक ये किनारा, एक ये किनारा, एक ये किनारा, एक ये किनारा, इसे हम कहेंगे फॉस्फेट शुगर। अब इसके अंदर कितनी नाइट्रोजीनियस बेस आ गई, नाइट्रोजीनियस बेस 2 आ गई। देखिए, फास्फेट पूरा ग्रुप था नाइट्रोजीनियस बेस के अंदर, फास्फेट ग्रुप था। और देखिए, शुगर आ गई, जो 5 कार्बन शुगर थी, 5 कार्बन शुगर मालिक्यूल था, जो डीऑक्सीराइबो था इस डीएनए के अंदर। वैसे तो राइबोज होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, हमने बात क्लियर कर ली है वैसे ही, सही है। अब इसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस के 2 कंपोनेंट्स आ गए, 2 हिस्से आ गए। अभी तीसरा हिस्सा जो नाइट्रोजीनियस बेस है, ये देखिए, जो नाइट्रोजीनियस बेस, ये जो हमने जो लिखे ऊपर नाइट्रोजीनियस बेस, ये किस तरह से यहाँ अभी आई है। देखें, 2 हेलिकल स्ट्रक्चर के दरमियान में जो इस तरह बॉन्डिंग बनी हुई है ना, देखें, ये जो इस तरीके से बॉन्डिंग बनी हुई है इस तरीके से, यही नाइट्रोजीनियस बेस होंगी जो बॉन्डिंग की सूरत में अंदर जुड़ी होंगी। इसको हम थोड़ा सा देखें, मिसाल के तौर पे आपने सीढ़ी की एग्जाम्पल ले ले। अभी ये जो एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको खोल दें, थोड़ा सा मतलब ये अभी बल खाए हो, लेकिन आप जब इसको खोल देंगे तो ये कुछ इस तरीके सिंपल सा सीढ़ी की तरह स्ट्रक्चर बना लेगा। कैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ऐसा सीढ़ी की तरह। ठीक है, और सीढ़ी का इस तरीके कुछ स्ट्रक्चर होगा, सही है। देखिए, एक बात हमने यहाँ नहीं बताई कि फास्फेट शुगर इसमें होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बैकबोन। इसी से को कहते हैं हम बैकबोन। मतलब फास्फेट शुगर होती है, इसे हम बैकबोन भी कहते हैं। ये जो हिस्सा ये किनारियाँ, इसे हम बैकबोन कहते हैं। बैकबोन का मतलब यहाँ रीढ़ की हड्डी हम इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि बैकबोन ये इसका मतलब ये है कि मतलब ये इसको एक शक्ल देती है, जो इसको देखें, अगर आप सीढ़ी लेंगे, पहले आप उसके जो साइडों के किनारे लेंगे वो लेंगे, दरमियान के किनारे लेंगे, साइडों के किनारे लेंगे ना, जिसके साथ ये दरमियान के जो प्रोसेस होंगे ये अटैच होंगे, पहले साइडों वाले लाजमी। इसी तरह से ये इसकी एक स्ट्रक्चर, इस जो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाती हैं, बैकबोन डीएनए का स्ट्रक्चर ही बनाती हैं। ठीक है, इसलिए कि ये बहुत, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, बैकबोन नाम दिया। ये तो आगे डीएनए पर बात। अभी हम देखिए, आपको फास्फेट और ये जो साइडों के किनारे बैकबोन है, फास्फेट शुगर से बनी होती है। ये आगे 2 नाइट्रोजीनियस बेस। अभी जो तीसरी नाइट्रोजीनियस बेस थी, तीसरी जो नाइट्रोजीनियस बेस की बात करें, न्यूक्लियोटाइड, हाँ, जो तीसरी न्यूक्लियोटाइड थी, ये तो आगे 2 न्यूक्लियोटाइड, फास्फेट और शुगर। जो तीसरी न्यूक्लियोटाइड थी, मतलब जो नाइट्रोजीनियस बेस थी, ये देखें, ये नाइट्रोजीनियस बेस। अभी हम देखेंगे ये किस तरीके से ये इनों की बॉन्डिंग अंदर बनी हुई है। इसमें हमने 3 बातें देखनी है, कौन किसके साथ बॉन्डिंग बनाता है, कितनी बनाता है, और कौन सी बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह से इनों के अंदर बॉन्डिंग बनती है। सही है, इसके लिए आपको ये देखें, ये लफ्ज़
एट, गर्ल कॉलेज, ये 3 लफ्ज़ आपको याद रखने। देखें AT एट, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। AT एट, AOT कितने लफ्ज़ हैं? 2 लफ्ज़ हैं। AT एट, ए से क्या आता है? ये देखिए ए से जो आता है एडिनोसिन, दूसरा क्या था? T एट थाइमीन, एडिनोसिन एडिनिन और थाइमीन, इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग बनेगी। देखें ऐट से, ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐट मतलब ऐट गर्ल कॉलेज। देखिए पहले ऐट में क्या थे? 2 लफ्ज़ थे। AT के साथ बॉन्ड बनाएगा। कितने कितने लफ्ज़ थे? 2 लफ्ज़, इसलिए डबल बॉन्डिंग बनेगी। सही है। एडिनिन थाइमीन के साथ बॉन्डिंग बनाएगी। एडिनिन थाइमीन के साथ बॉन्डिंग बनाएगी। देखें एडिनिन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? कैपिटल A के साथ। डबल बॉन्डिंग होगी इसकी किसके साथ? थायमीन। किसके साथ होगी? थायमीन। थायमीन को हमने कैपिटल T के साथ रिप्रेजेंट किया था। और दूसरा क्या बचा? गर्ल कॉलेज। अभी आपने गर्ल कॉलेज नहीं देखना है, इसमें G और C देखना है। क्या बचे? वैसे ही G और C। G से क्या आता है? देखिए यहाँ पे G से क्या आता है? ग्वानिन। और जो C बचा था, C से साइटोसिन, यानी ग्वानिन और साइटोसिन्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा। ग्वानिन कैपिटल G से रिप्रेजेंट जिसे हमने किया था, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ग्वानिन और साइटोसिन, साइटोसिन से को हमने कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया था। सही है। देखिए एडिनिन डबल बॉन्डिंग बना रहा है किसके साथ? थायोमीन के साथ। अभी ग्वानिन ट्रिपल बॉन्डिंग बना रहा है साइटोसिन के साथ। ये आपने लफ्ज़ याद रख लेनी, पेपर के हवाले से, MCQs के हवाले से पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी नोटबुक में नोट कर लें। सही है। ये तो बात आ गई बॉन्डिंग की। अभी 2 बातें हमने देख ली, कौन किसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, कितनी बना रहा है। देखिए इन दोनों के आपस में बॉन्डिंग हो रही है, इसमें डबल है और इसमें ट्रिपल है। अब ये कौन सी बॉन्डिंग होगी? ये दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सही है। ये तीसरी बात भी क्लियर होगी, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये इतनी मजबूत नहीं होती, मतलब स्पेसिफिक सी होती है। मतलब ये जो सीढ़ी के किनारे की तरह के जो बीच में शक्ल होता है, उसको मतलब एक जोड़ देती है, लिंकेज बना देती हैं इस तरह। मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं जैसे कॉलिंग बॉन्ड होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ऐसी नहीं होती है बॉन्डिंग। सही है। बाकी एक मतलब जोड़ देती हैं, इतनी होती हैं किसी चीज़ को। यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा था, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बाहर जो बैकबोन है इसकी, ये जिसे फास्फेट शुगर हम कह रहे हैं, ये देखिए ये फास्फेट शुगर। अब थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। फास्फेट शुगर, इसको समझने के लिए हमने ये स्ट्रक्चर सा बना दिया बैकबोन का। ये वाली जो बैकबोन आ रही है, देखिए ये वाली बैकबोन, इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना दिया। किस चीज़ की बनी होती थी? फास्फेट शुगर की बनी होती थी, और इसके फास्फेट शुगर की बनी होती थी। ठीक है। फास्फेट शुगर, जो शुगर मालिक्यूल्स थे, ये देखें न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर मालिक्यूल्स थे वो 5 कार्बन शुगर मालिक्यूल थे, यानी कार्बन के साथ अटैच थे। यहाँ देखिए 5 कार्बन की एक रिंग बना ली हमने, 2 रिंग बना ली, 3 रिंग बना ली। इसके साथ फास्फेट ग्रुप हमने लगा दिया, और इनों के आपस में बॉन्डिंग भी बना देते हैं। ये बन गई इनों के आपस में बॉन्डिंग। सही है। और बाकी क्या बचा अभी? नाइट्रोजीनियस बेस। एक मैं ऐसी लाइन तो पहले ड्रा कर लूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आ गई बैकबोन, यानी ये एक हिस्सा आ गया इसका। ये देखें ये एक हिस्सा आ गया। इसके अंदर क्या होता है? 5 कार्बन शुगर मालिक्यूल, 5 कार्बन शुगर मालिक्यूल, और दूसरा होता है फास्फेट ग्रुप। जो इसके हम कहते हैं कि जो बैकबोन होती है ये फास्फेट शुगर होती है। इसकी जो अंदर की जानिब, ये अंदर की जानिब, इसके अंदर की जानिब क्या होती है? नाइट्रोजीनियस बेस बॉन्डिंग बनाती है। नाइट्रोजीनियस बेस बॉन्डिंग बनाती है। ये हमने ऊपर देखा है कि कौन सी मतलब बॉन्डिंग किसके साथ बनेगी, और डबल किसके साथ बनेगी, ट्रिपल किसके साथ बनेगी। एडिनिन बनेगी थाइमीन के साथ डबल बॉन्डिंग बनाएगी, और जो ग्वानिन होगी साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग बनाएगी। इस तरीके नाइट्रोजीनियस बेस की अंदर की जाने बॉन्डिंग बनेगी। और दूसरी तरफ भी हमने इस तरीके की मतलब फास्फेट शुगर जो बैकबोन है हमने ड्रा कर ली। सही है। और यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजीनियस बेस है ये दोनों के दरमियान अंदर की तरफ होएगी। जो फास्फेट शुगर होएगी इनों के अंदर की तरफ होएंगी। ये देखें यहाँ पर एन बेस, नाइट्रोजीनियस बेस। सही है। मतलब इन दोनों की आपस में इस तरीके से बॉन्डिंग बनेगी, कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग बनेगी। यहाँ भी एन बेस, यहाँ भी एन बेस, यानी नाइट्रोजीनियस बेस। यहाँ भी एन बेस, यहाँ भी एन बेस। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस।
और इस तरफ भी जो इस लाइन के ऊपर या फास्फेट शुगर है, जो फास्फेट शुगर बने होंगे, जो 5 कार्बन रिंग्स होंगे उसके साथ जो फास्फेट होंगे वो अटैच होंगे कुछ इस तरीके से ही। इस तरीके से इनों के अंदर बॉन्डिंग बनती रहेगी और इस तरीके से एक मुकम्मल डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए जो डीएनए था पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल था। देखिए अभी ये जो इसमें आ गया एक कार्बन रिंग जो 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर, सही है, और एक नाइट्रोजनस बेस आ गया, फास्फेट ग्रुप आ गया 3 कंपोनेंट्स, इसके 3 हिस्से आ गए, यानी एक ये न्यूक्लियोटाइड है, ये आ गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, पांचवा न्यूक्लियोटाइड, छठा न्यूक्लियोटाइड। कितने गिनोगे? सैकड़ों हजारों लाखों होते हैं एक डीएनए के अंदर। पोली का मतलब ही क्या? पोली मैनी, बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। कितने गिनोगे भाई? बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। पोली नाम इसलिए दिया है, सही है। और आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।